जो छोटे ममालिक है, जैसे आपने नेपाल की बात की, ठीक है? हुँ। वो इंडियन करेंसी इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है? कि श्रीलंका, भूटान, मालदीव्स ये सारे ममालिक को इंडियन करेंसी इस्तेमाल करनी चाहिए क्योंकि इससे स्टेबिलिटी आ सकती है। श्रीलंका और ये जो जितने आस-पास हमारे छोटे कंट्रीज़ हैं, दे शुड इंट्रोड्यूस इंडियन करेंसी एज़ अ अल्टरनेट करेंसीज़। द वर्ल्ड में 3 पावर सेंटर होंगे, इंडिया, चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नाउ यू हैव टू अलाइन योर इकोनॉमीज़, योर सप्लाई चेन्स, योर मार्केट्स विद व्हिच ये हर एक को डिसाइड करना पड़ेगा कि किसके साथ मैं अलाइन करूँ। 15 ममालिक ने अपने ट्रेड काउंसलर्स इंडिया में लगाए हैं कि किसी अंडरस्टैंडिंग और एग्रीमेंट के तहत, एक मल्टीलैटरल एग्रीमेंट के तहत लोगों ने वहाँ अपने ट्रेड काउंसलर्स लगाए हैं। और उसके अंदर पाकिस्तान का भी था, वहाँ कोई ट्रेड काउंसलर नहीं था तो पाकिस्तान ने भी नॉमिनेट कर दिया। जहाँ हमें हिंदुस्तान से सस्ती और फौरी तौर पे चीज़ें मिल सकती हैं आवाम की बेहतरी के लिए, हमें बिल्कुल करना चाहिए, हमें तजारत करनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों। अब कोई भी कंट्री मजबूत तब होता है जब कई सारे पैमाने होते हैं उसके, जैसे कि पहले इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हो, उसके बाद डिफेंस वाइज स्ट्रॉन्ग हो, उसके बाद वहाँ की जनता को सुख सुविधा मिलती हो, जो बेसिक सुविधाएं मिलनी चाहिए वो मिलती हो, और भी कई सारे फैक्टर्स हैं। लेकिन उसमें साथ ये है कि आपके कंट्री का इन्फ्लुएंस दूसरी जगह पर कितने बड़े लेवल पर चल रहा है, ये भी एक बात है। अब यहाँ पर यही बात है कि इंडियन करेंसी जो है उसको अब विस्तार किया जा रहा है और आसपास के जितने कंट्री है वहाँ से शुरुआत होगी, और तकरीबन 15 कंट्री है जो इंडियन करेंसी को यूज़ करते हैं। अब सबको पता होगा कि म्यांमार हो, नेपाल हो, भूटान हो, शायद बांग्लादेश भी हो, वहाँ पर आप इंडियन करेंसी को यूज़ कर सकते हैं। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता बांग्लादेश में कर सकते हैं या नहीं कर सकते, लेकिन उसके अलावा जो भी कंट्री मैंने बोले हैं, ज़रा देखिए, हम ये नहीं चाहते कि भाई कोई कंपटीशन नहीं है डॉलर के साथ, ठीक है, लेकिन यहाँ पर खुद की कंपटीशन खुद के साथ है। तो यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। जो छोटे ममालिक है, जैसे आपने नेपाल की बात की, ठीक है? हुँ। वो इंडियन करेंसी इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है? सो आप क्या समझते हैं कि श्रीलंका, भूटान, मालदीव्स ये सारे ममालिक को इंडियन करेंसी इस्तेमाल करनी चाहिए क्योंकि इससे स्टेबिलिटी आ सकती है? देखिए चीमा साहब, अगर आप नेपाल जाएँ तो नेपाल में 2 करेंसियाँ चलती हैं। एक चलती है नेपाली रुपया, एक चलता है इंडियन रुपया। अगर आप टैक्सी में बोले 100 नेपाली 50 इंडियन फॉर एग्जांपल। श्रीलंका और ये जो जितने आस-पास हमारे छोटे कंट्रीज़ हैं, दे शुड इंट्रोड्यूस इंडियन करेंसी एज़ अ अल्टरनेट करेंसी। अपनी बंद ना करें, इंट्रोड्यूस करें, बिकॉज़ हमारी करेंसी स्टेबल है, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है, वी आर इंटरनल कंज्यूमिंग नेशन। हमारी करेंसी तब जाएगी जब जिस दिन दुनिया जाएगी, तब तक तो नहीं जाएगी। बट इनकी जो परिस्थिति हुई है, इनकी जो सूरत-ए-हाल हुई है, यू हैव टू टेक अ कॉल बिटवीन इंडियाज़ इन्फ्लुएंस और चाइनीज़ कॉलोनी। 15 ममालिक ने अपने ट्रेड काउंसलर्स इंडिया में लगाए हैं कि किसी अंडरस्टैंडिंग और एग्रीमेंट के तहत, एक मल्टीलैटरल एग्रीमेंट के तहत लोगों ने वहाँ अपने ट्रेड काउंसलर्स लगाए हैं। और उसके अंदर पाकिस्तान का भी था, वहाँ कोई ट्रेड काउंसलर नहीं था तो पाकिस्तान ने भी नॉमिनेट कर दिया। तो हमारी एम्बेसी तो है ना, वहाँ हाई कमिश्नर नहीं है, एम्बेसीज तो है, तो वहाँ तो सब। और उसके अंदर इन्होंने शोर डाल दिया कि जी ये तजारत करने जा रहे हैं, जो मोदी का यार है वो कतार है। और आप वही साहब हैं, इमरान खान साहब, जिन्होंने मोदी साहब जब कहा था कि नरेंद्र मोदी के साथ तो हमारे बड़े अच्छे तल्लुकात हो गए, जब ये इलेक्शन जीतेगा तो पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी बात होगी। ये भी एक हकीकत है कि खान ने ये कहा था। तो अब बात यह है कि जो इनका दिल चाहे ये कहते हैं, जो इनका दिल चाहे करते हैं। मैं समझता हूँ आज के हालात के अंदर, जहाँ हमें हिंदुस्तान से सस्ती और फौरी तौर पर चीज़ें मिल सकती हैं आवाम की बेहतरी के लिए, हमें बिल्कुल करना चाहिए, हमें तजारत करनी चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि जी आपने कश्मीर का जो मौक़िफ़ है वो खो दिया है या उसको छोड़ दिया है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो हम कहते हैं भाई कि यहाँ एशिया में 2 पावर है, या तो इंडिया या चाइना है। लॉन्ग रन में यू हैव टू, देखिए इट्स इकोनॉमिक्स में देयर इज अ कांसेप्ट, वेयर डू आई अलाइन माय इकोनॉमी अलाइन मींस मार्केट, सप्लाई चेन्स। आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व तब भी डॉलर में रहेगा, हमारा तब भी डॉलर में रहेगा, बट जो आपकी ट्रेड है, जैसे कोविड आ गया, आप थोड़ा आइसोलेट हो गए, झटका नहीं ले पाए, राइट? आप झटका नहीं ले पाए। अगर आपकी आज मान लीजिए हमारा वहां पे एक स्ट्रेटेजिक 2-4 इंडस्ट्रियां वहीं से रॉ मटेरियल लेती, वहीं से बनाती, तो एक इतने बड़े मुल्क में वो कंज्यूम होता तो आपकी इंडस्ट्री चलती रहती ना। इंटरनल इकोनॉमी में अगर फायदा दिक्कत भी हो गई, चलते रहते ना। आज हमने बोल दिया चीमा साहब
कल परसों नहीं, अराउंड 15 डेज बैक मोदी जी ने बोल दिया दुनिया में जिसको जितना वीट चाहिए हम देने को तैयार है फ्री ऑफ कॉस्ट, हम देने को तैयार है फ्री ऑफ कॉस्ट, पैसे नहीं चाहिए अफगानिस्तान को। दुनिया में जिसको बोलो कोविड के कारण परेशानी, जिसको जितना वीट, कहीं ना कहीं जाके देखिए आज दुनिया की इकोनॉमी अलाइन नहीं है। आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी डॉलर में, हमारे भी डॉलर में, क्यों? डॉलर तो अमेरिका का पैसा भाई, डॉलर में हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्यों रखते हैं? क्योंकि दैट इज द अलाइनमेंट ऑफ द इकोनॉमी। चाइना भी डॉलर में रखता है जबकि उसकी मंशा बहुत है RMB दुनिया की करेंसी बन जाओ, मैं दुनिया का बादशाह बनूं, वो बना नहीं। अच्छा चीमा साहब बाय द वे पता, खान साहब खुद कॉमर्स मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर भी थे और कॉमर्स मिनिस्ट्री भी इनके कंट्रोल में थी। देयर वाज नो कॉमर्स मिनिस्टर, देयर वाज अ कॉमर्स एडवाइजर। कॉमर्स मिनिस्टर खान साहब थे। खान साहब ने ओके किया एक समरी को कि इंडिया के साथ तजारत शुरू करनी है और वहाँ से हमने गंदम या 2-3 चीज़ें हमने वहाँ से मंगवानी है, कॉटन मंगवानी है। ये प्राइम मिनिस्टर की समरी मूव हुई है और हमने इसको अप्रूव कर दिया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई। उसके बाद जब वो आई काबीना के अंदर, क्योंकि वो काबीना ने ओके करना होता है उसको, तो वहाँ किसी ने कहा होगा वो मर जावांगे जी इंडिया के नाल तो शुरू करने लगे हो कश्मीर, आपने तो ये कहा था वो कहा था, छोड़े हैं ये एक सियासी तौर पे हमारे लिए नुकसान हो जाएगा, पता नहीं हम रहेंगे भी नहीं रहेंगे, हम ये कदम क्यों उठाते हैं, तो छोड़ दें इसको। तो ये भाग गए वहाँ से कि नहीं करते। अब वही सिचुएशन है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों किसी स्टेज पे काम हो सकता है। और वैसे भी ये ट्रेड काउंसलर्स जो हैं ये अपनी डेटा और इन्फॉर्मेशन वगैरह इकट्ठी करते रहते हैं एंड ताकि जब भी हालात तजारत की तरफ जाए तो फिर ये बात को आगे बढ़ा सके। तो अब ये है कि इन्होंने ये कर दिया कि ठीक है जी हमने भी नॉमिनेट कर दिया किसी को। इस ट्रेडिंग के अगर आपकी एम्बेसी है, आपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस कट ऑफ नहीं किए तो तजारत में करने में क्या हर्ज है। इमरान खान की हुकूमत ने यह कहा था कि हम तजारत नहीं करेंगे जब तक आर्टिकल 370 को वापस नहीं लिया जाता। मुझे याद है उस वक्त कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई थी और उस वक्त कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में जो प्रेस रिलीज इशू हुई थी आयशा, उसमें इस किस्म की कोई बात नहीं थी। उन्होंने तो उसको लाइटली लिया, तो उन्होंने कहा था हम तो पहले 370 को तस्लीम नहीं करते थे, हमारा तो यूनाइटेड नेशंस वाला मौक़िफ़ है, तो ये इंडिया जो मर्जी कर ले, हमारे जो मौक़िफ़ है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये 4 साल में इमरान खान साहब मईशत को और मुल्क को जिस मोड़ पर ला के खड़ा कर दिया, एक तबाही के मोड़ पर, तो क्या आप चाहेंगे कि ये वापस आएँ और फिर इसी तबाही को और आगे बढ़ाएँ और जो रह गए वो भी ख़त्म हो जाए? और दूसरी बात यह है कि अगर ये लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं तो IMF तो नहीं आई ना सऊदी अरेबिया आपको कुछ ढेला देगा, ना IMF कुछ देगी, आप बिल्कुल आइसोलेट हो जाएंगे। और इस लड़ाई झगड़े के अंदर, मार कुटाई के अंदर आप इलेक्शन में चले गए, 4-5 महीने आपके ज़ाया हो जाएंगे। कौन साइन करेगा IMF के साथ? कौन वो मुश्किल फैसले करेगा? कोई भी नहीं होगा करने के लिए। तो उस वक्त तक तो ये श्रीलंका की से भी बुरी हालत हो जाएगी। अफ़गानिस्तान के हालात बहुत ही ख़राब हैं। हम ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं ऑन ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज़, ख़वातीन के मसाइल, पुराने लोग जो रह गए उनके साथ जो ज़्यादती हो रही है एंड सो ऑन सो फोर्थ। और मगर और कभी कभी हम ये भी जी बॉर्डर के ऊपर जो हमारी फेंस के साथ इश्यूज़ चल रहे हैं, मगर जो असली इशू है जो कि हल नहीं हुआ और अभी हल होने भी नहीं जा रहा, उनके ऊपर कोई किसी किस्म की लगाम नहीं है। अगर उनका ये ख्याल था कि शायद तालिबान उनको टाइट करें, तालिबान ने तो टाइट नहीं किया उनको। हमारी रिक्वेस्ट के बावजूद तालिबान ने उनको कुछ नहीं कहा और वो खुली छुट्टी मिल गई है। अब वो कहते हैं कि ये तो ज़बरदस्त बात है, उस वक्त तो कम से कम गनी की हुकूमत थी, पाकिस्तान अमेरिका के जरिए US ट्रूप्स थी, हाँ US ट्रूप्स थी। अब तो कुछ भी नहीं है, रास्ते खुल गए सारे, अब जो मर्जी करें। अब इसीलिए जो टैक्स हैं ये बढ़ गई हैं। ये जो बलूचिस्तान में जो हुआ है ये बहुत अहम है। उसकी वजह यह है कि ये इस किस्म की अटैक पहले कभी नहीं हुई। देखिए इंडियन हेल्ड कश्मीर में मुजाहिदीन जिस किस्म की अटैक्स कर रहे थे ऑन इंडियन आर्मी कैंप्स, वो यही था ना कि ट्रक आया, ट्रक ने गेट को एक्सप्लोड किया और उसके बाद लोग निकले और अंदर चले गए, वहाँ फायरिंग हुई, खुद तो सुइसाइड स्क्वाड थी, मारे गए मगर लोगों को भी मार दिया। बहुत बड़ी खबरें हेडलाइन बन गई, दुनिया ने देखा कि यहाँ ये हो रहा है। यहाँ बलूचिस्तान में बिल्कुल वही चीज़। अब पहले तो ये था कि बलोच इंसर्जेंट्स का एक ग्रुप आया, 4 लोग 5 लोग आए, उन्होंने आके किसी होटल पे किसी चाइनीज़ को किडनैप कर लिया, 2 सिपाही मार दिए, भाग गए। अब तो ये नहीं, ये तो मतलब है कि बिग पूरा एक जट्ठा आया था
और उन्होंने पूरी प्लानिंग के साथ एक पोस्ट के ऊपर अटैक किया आपकी, और वहाँ जितनी कैजुअलिटीज लिए, और बिल्कुल इनकी सोच भी नहीं थी कि ये हो सकता है। अपने तालिबान क़यादत ने कई बार यकीन दहानी भी करवाई, मगर कल DGISPR की जानिब से जारी बयान के मुताबिक अफगानिस्तान के अंदर से दहशतगर्दों ने बैनुल-अक़वामी सरहद के पार ज़िला कुरम में पाकिस्तानी फ़ौजियों पर फायरिंग की, जिसका पाकिस्तानी फ़ौजियों ने मुनासिब अंदाज में जवाब भी दिया और दहशतगर्दों की फायरिंग के नतीजे में पाक फ़ौज के 5 जवान शहीद हो गए। शायद एक प्लानिंग के तहत पाकिस्तान का अमन तबाह करने का बाकायदा मनसूबा बना रही हैं, साजिश कर रही हैं। पहले बलोचिस्तान में नोशकी, पंजगोड़ में फिर दहशतगर्दों का हमला, और अब अफगानिस्तान से दहशतगर्दों का हमला। अच्छा बीर साहब, BLA और कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान दोनों दहशत तंजीमें जो हैं हमलों की जिम्मेदारी कबूल करके अपनी अहमियत शायद जिताना चाहती हैं, तो आपको क्या लगता है कि इनके दोबारा ये होने का ये मतलब क्या है? देखिए, मतलब बड़ा क्लियर है कि रॉ BLA को, BLF को, जो हमारे 3-4 वहाँ बाहर लीडर बैठे हुए हैं बलोच, इसमें ब्रहमदास भी है, फिर उसके बाद ये जावेद मैंगल है और हरब्यार मरी हैं, ये लोग यूरोपियन कंट्रीज़ की और रॉ के पे रोल के ऊपर हैं। उनके जो 1-2% फॉलोअर्स हैं वो ये काम कर रहे हैं। पाकिस्तान ज़ाहिर है कि अफगानिस्तान में जाके ऑपरेट नहीं करना चाहता, हम उनको नाराज़ भी नहीं करना चाहते, ना हमें जाना चाहिए दूसरे मुल्कों के, वी नॉट अमेरिकन के जहाँ दिल चाहे उठ के चले जाएँ। अभी आप देखें ना, वो सारा अमेरिकन जान के अपना वेपन एमुनिशन खुला छोड़ के चले गए ताकि अवाम के हाथ में आ जाए, अवाम के हाथ में आ जाए, हुकूमत के हाथ में आ जाए और लोगों के दहशतगर्दों के हाथ में आ जाए, और वही इस्लामिक पाकिस्तान के खिलाफ, चाइना के खिलाफ हमारे बॉर्डर को वो क्या बना रहे हैं, रोज हमारे बंदे हो जाएंगे। भाई अशरफ गनी और अहमद करज़ई से बुरे साबित हुए हैं उनके ये महीने, ना वो हमसे सीधे मुंह बात करने को तैयार हैं, ना वो हमारे साथ बॉर्डर मैनेजमेंट करने को तैयार हैं, ना वो हमारे दहशतगर्द हमें देने को तैयार हैं। फिर हमारी उनसे मोहब्बत किस बात की है? ये एक तरफा मोहब्बत पाकिस्तान को ले डूबेगी, पहले भी ले डूबी है। हमें होश के नाखून लेने चाहिए, उनसे दो टोक बात करनी चाहिए। अगर वो हमें हमारे लोग नहीं दे सकते तो हमें जाके सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाहिए, इसलिए हमने ये फौज बनाई है। अगर हम अफगानिस्तान से भी अपने दहशतगर्द नहीं ला सकते हैं तो फिर तो मेरा मतलब है कि हमें अपने बारे में जरूर सोचना चाहिए। देखिए ना, ये एक सरप्राइज अटैक थी, और ये उस किस्म की अटैक थी जैसे पहले कभी नहीं। देखिए, इस्लाम पसंद लोग जो हैं, जो इस्लामिक मिलिटेंट्स हैं, उनके लिए खुद का हमला जो है सीधा जन्नत जाने वाली बात है जी, शहादत है, शहादत है। तो इसका ये मतलब है कि बहुत मैसिव किस्म की ट्रेनिंग हुई है, जेन साफ किए गए हैं, और ब्रेन वॉशिंग हुई है, और बड़ी ज़बरदस्त ट्रेनिंग हुई है। ठीक है। तो ये ट्रेनिंग कहाँ हुई है? ये ट्रेनिंग अफगानिस्तान में हुई है। किसने की है ये जो सारी? तो ये मैं समझता हूँ कि इसमें अब पावर, बिग पावर, स्मॉल पावर, रीजनल पावर, नेबरिंग पावर्स की इन्वॉल्वमेंट है। ये बहुत बड़ी एक साजिश है पाकिस्तान के खिलाफ, और ये बिल्कुल बड़ी सीरियस चीज़। तो कैसे टैकल करें? उधर नॉर्थ में जी आपको TTP अटैक कर रहा है, और वो डिसरप्ट कर रहा है आपका चाइना के साथ तल्लुकात। जी जी। इधर बलोच आ रहे हैं, सदर्न बलोचिस्तान और ईरान से आके आपको अटैक कर रहे हैं। ठीक है। और दोनों जो एंड प्रोडक्ट्स हैं, जहाँ दोनों जगह पे आपको अंडर प्रेशर लाया जा रहा है। दहशतगर्दों का शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर हमला। ISPR के मुताबिक हमले के नतीजे में फ्रंटियर कोर के 4 जबकि लेवी का 1 सब इंस्पेक्टर शहीद हो गया। शहीद होने वालों में 35 साला हवलदार जाहिद, 28 साला लांस नायक उमर शामिल हैं। दीगर शोहदा में लांस नायक अब्दुल मजीद, सब इंस्पेक्टर जावेद शामिल हैं। आपको बता रहे हैं कि दहशतगर्दों का शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर हमला। यही कहते हैं ना ये कि हम आईन को नहीं मानते, पहले हम इस्लामी हुकूमत कायम करेंगे इंडिया की मदद से, तालिबान अफगानिस्तान की मदद से, और बेगुनाहों को कत्ल करेंगे। पहले 7 अजला पे इस्लामी हुकूमत कायम करेंगे, फिर करेंगे पूरे मुल्क पे। क्या मुज़्ज़िका खेज़ है, हिंदुओं के साथ मिलकर पाकिस्तान के अंदर इस्लामी निज़ाम को नाफिज किया जाएगा, और वो उनका दावा है कि तालिबान भी हमारी मदद करेंगे। अच्छा, अफगानिस्तान के तालिबान भी यही कहते हैं ना ये कि हम आईन को नहीं मानते, पहले हम इस्लामी हुकूमत कायम करेंगे इंडिया की मदद से, तालिबान अफगानिस्तान की मदद से, और बेगुनाहों को कत्ल करेंगे। पहले 7 अजला पे इस्लामी हुकूमत कायम करेंगे, फिर करेंगे पूरे मुल्क पे। क्या मुज़्ज़िका खेज़ है, हिंदुओं के साथ मिलकर पाकिस्तान के अंदर इस्लामी निज़ाम को नाफिज किया जाएगा, और वो उनका दावा है कि तालिबान भी हमारी मदद करेंगे। अच्छा, अफगानिस्तान के तालिबान भी।
नमस्कार दोस्तों, एक और हमला हो चुका है टीटीपी का पाकिस्तान के ऊपर वज़ीरिस्तान में, और कहा जा रहा है कि 4-5 से लेकर 10 लोग मारे गए हैं, मतलब सैनिक और ये सब कुछ मिलके। अब इससे मुझे कोई सरप्राइज़ नहीं हो रहा है, क्योंकि पहले क्या था कि 1.5-2 महीने के अंदर अंदर एक हमला होता था, उसके बाद महीने में हुआ, उसके बाद 2 हफ्ते में, फिर 1 हफ्ते में। अब सिचुएशन ये है कि रोज़ाना हमले होते हैं, और कई बार तो ऐसा होता है कि एक दिन में 2-2, 3-3 हमले हो जाते हैं अलग अलग जगहों पर पाकिस्तान में। ऊपर से पाकिस्तान की इकोनॉमिकल सिचुएशन भी ख़राब है, पॉलिटिकल सिचुएशन भी ख़राब है, स्टेबिलिटी है नहीं, बेरोज़गारी, महंगाई इतनी बड़ी मात्रा में है कि उनको कहीं से भी अच्छी न्यूज़ मिल नहीं रही है पाकिस्तानियों को। अब ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान के लोग फ्रस्ट्रेट फील करेंगे, और जब ये लेवल बढ़ता रहेगा तब जाकर वो, मतलब होता है ना कि कोई भी कंट्री कितने भी जुल्म कर ले, जब तक एक पारा नहीं चढ़ता तब तक सिविल वॉर नहीं होती। लेकिन अब पाकिस्तान में अगर ऐसा होता है, क्योंकि देखिए किसी भी तरीके से शांति है नहीं पाकिस्तान के लोगों को। अगर आप किसी डिक्टेटर के अंडर भी है, लेकिन आपके पैसे आपको खुल के मिल रहे हैं, आप अपना जीवन अच्छी तरीके से बिता रहे हैं, तो आपको कोई फ्रस्ट्रेशन का कोई लेवल बढ़ेगा नहीं। लेकिन कुछ है ही नहीं यहाँ पर, तो फिर फ्रस्ट्रेशन का लेवल बढ़ाएगा और वो उतरेगा गवर्नमेंट पर। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। कि हमसे बहुत से लोगों को पाकिस्तान में यही बताया गया, बल्कि हमें भी इसके ऊपर बार बार कहा गया, हम भी यही यकीन करने लगे कि वाकई हॉस्टाइल एजेंसीज जो हैं, रॉ हो या CIA हो या मोसाद हो, वो पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो ये साजिश कर रहे हैं। लेकिन आप थोड़ा सा ये इसके ऊपर रोशनी डालिए कि आखिर यही कहते हैं ना ये कि हम आईन को नहीं मानते, पहले हम इस्लामी हुकूमत कायम करेंगे इंडिया की मदद से, तालिबान अफगानिस्तान की मदद से, और बेगुनाहों को कत्ल करेंगे, पहले 7 अजला पे इस्लामी हुकूमत कायम करेंगे, फिर करेंगे पूरे मुल्क पे। क्या मुज़्ज़िका खेज़ है, हिंदुओं के साथ मिलकर पाकिस्तान के अंदर इस्लामी निज़ाम को नाफिज किया जाएगा, और वो उनका दावा है कि तालिबान भी हमारी मदद करेंगे। अच्छा, अफगानिस्तान के तालिबान भी, और ये सारे ग्रुप फिर से मुत्तहिद हो रहे हैं, भत्ता लेने के वाक़यात हो रहे हैं। CNN को उसने इंटरव्यू दिया, चलो भत्ते पे बात है, CNN को इंटरव्यू दिया, अफगान तालिबान को मुबारकबाद दी और ये कहा कि सारे आलम इस्लाम की फतह है। और ये कहा अगर अफगान तालिबान अमेरिका को शिकस्त दे सकते हैं तो हम पाकिस्तानी फौज को शिकस्त दे सकते हैं। हुए हैं ISKP, दाइश जो खुरासान खुद को कहते हैं, वो भी जंग कर रहे हैं, और TTP भी। और TTP तो बलूचिस्तान में भी कार्रवाइयां कर रही हैं, उसकी जिम्मेदारी भी लेती रही है धड़ल्ले से खुलम खुला। तो मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत जो बात कर रही है वो फिक्शन है, जो बातचीत है जंगबंदी है, नाम नेहाद जंगबंदी है। जिनके साथ जंग नहीं है उनके साथ जंगबंदी कैसी, जंगबंदी का मतलब क्या है? और जिनके साथ जंग है वो कह रहे हैं कि हम जंगबंदी नहीं कर रहे। और जैसे आपने कहा, उन्होंने आज ही हमला किया है, 5 जो सिक्योरिटी के अफराद को शहीद किया उन्होंने। तो अपने ख्याल में वो स्ट्रेटेजिक खेल खेल रहे हैं, लेकिन मुझे डर ये है कि स्ट्रेटेजिक खेल में खुदा न खास्ता इस मुल्क को इस तरह न फंसा दें, और मुझे लग रहा है ऐसे कि उस तरफ जा रहे हैं। लेकिन असल झगड़ा ये है कि चीन के खिलाफ तैयारी है। मगरिब जो है वो, उसने अगर ये अफगानिस्तान को तालिबान के हवाले करने में एक तरह से मदद की है, मगरिब ने भी की है जी, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान का तो एक पुरानी स्ट्रेटेजी यही है, लेकिन इस दफा मगरिब ने भी पूरा साथ दिया है, क्योंकि उनका ये ख्याल था कि चीन के बेल्ट एंड रोड को उसकी सरहदों में रोका जाए, ये था। अब अगर पाकिस्तान उसमें हिस्सा लेता है मगरिब के इस खेल में तो ठीक है, नहीं हिस्सा लेता तो फिर तो ये भी मैं आपको बताऊं कि पूरा मलबा पाकिस्तान के ऊपर गिरेगा, और ऐसे कंसिक्वेंसेस हमें देखने को मिलेंगे कि हमें दिन को सितारे नजर आ जाएंगे। सीरिया छोटा सा मुल्क है, सीरिया छोटा सा मुल्क है, इराक छोटा सा मुल्क है, लेकिन उनको तबाह कर दिया गया है। ये ऐसे मुल्क हैं जो हमारे मालाकन डिवीजन के बराबर उनकी आबादी होगी, यानी एक मुल्क की, लेकिन उनको तबाह कर दिया गया क्योंकि मिडिल ईस्ट की सियासत में उनसे खतरा था। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस मुल्क का भी हशर उसी तरह से करने जा रहे हैं। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में अगर आप दुबई में जाएंगे तो देखेंगे कि इंडियंस मतलब उनकी इकोनॉमी, सबसे अमीर कम्युनिटी दुबई में इंडियंस की है, बिजनेसेस वाइज और अदरवाइज मैनेजमेंट में भी। तो इंडिया का इन्फ्लुएंस बढ़ते जा, इंडिया इज रैपिडली अभी 5वीं या 6ठी बड़ी इकोनॉमी है दुनिया की, और चंद करीब इट विल बिकम द 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी है। आप उससे परे भी रह नहीं सकते। That is why I think इंडिया का इन्फ्लुएंस बढ़ते जाएगा। लेकिन आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि इंडिया बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा। अब दुबई में भी आप देखें, दुबई में भी चले जाएं तो वहाँ पे भी इंडिया के इतने लोग हैं। इंडिया, आई थिंक आधा इंडिया तो दुबई में ही है। तो उम्मीद यही है
के आने वाले वक्तों में इंडिया ही सुपर पावर होगा, क्योंकि वो आईटी में वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुका है। इसके अलावा आप दूसरे शोबे भी देख लें उनके, मेडिकल के हवाले से भी इंडिया बहुत स्ट्रॉन्ग है। हर साल तकरीबन 5 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ मेडिकल टूरिज्म के सिलसिले में भी आते हैं। नमस्कार दोस्तों, अब तक हम ये सुनते आए थे कि अमेरिका के अंदर जो रिचेस्ट कम्युनिटी है वो इंडियन कम्युनिटी है, लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं है, क्योंकि अमेरिका एक सुपर पावर है और इसीलिए हम ये काउंट करते हैं कि वहाँ जाकर इंडियंस ने झंडे गाड़े हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर दूसरी सिचुएशन देखो कि दुबई जैसी जो जगह है वहाँ पर भी अगर आप इंडियंस देखो तो बहुत बड़ी तादाद में है। कई सारे एरिया तो आपको इंडिया ही लगेंगे। उसके अलावा यहाँ पर एक और सिचुएशन है कि भाई वहाँ की जो इंडियन कम्युनिटी है ना वो सबसे अमीर कम्युनिटी में आती है। और आप ये भी कह सकते हो, पिछले दिनों तो मैंने पाकिस्तानी मीडिया में भी ये भी सुना था कि भाई यहाँ पर जो दुबई के अंदर जो पॉलिसी डिसीजंस होते हैं, मतलब कि जो बड़े बड़े डिसीजंस होते हैं, उसके पीछे इंडियन कम्युनिटी डेफिनेटली होती है, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में है। उसके अलावा बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन जो है वो दुबई में इंडियंस हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर इसी चीज़ पर बात हो रही है कि एक तो यूएई और सऊदी जैसे कंट्रीज़ के अंदर इंडिया का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, ऊपर से ऐसे ऐसे बिजनेसमैन हैं जो मान लीजिए कि एक समय पर यूएई और जो सऊदी है इंडिया से विपरीत चलने की भी ट्राई करेंगे तो नहीं हो पाएगा उनसे। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। क्या लगता है हु इज़ द किंग ऑफ एशिया? एशिया में हमारे तो काफ़ी कंट्रीज़ आती हैं, बट आप मुझे बताइएगा आपको क्या लगता है इंडिया, चाइना और बांग्लादेश कौन सी आने वाली हुकूमत करेगा? आने वाले ईयर्स में किसकी बादशाहत होगी? तो बांग्लादेश को आप साइड पे कर दें, क्योंकि बांग्लादेश के जो हालात ठीक हैं वक्ती तौर पर हैं। और जहाँ तक चाइना की बात है, चाइना अभी तो कह सकती हैं, लेकिन जो मुझे फ्यूचर नज़र आ रहा है, जिस तरह से इंडिया जिस तेज़ी से तरक्की कर रहा है, मुझे उम्मीद है कि आने वाले अगले कुछ 8-10 साल या 20 साल बाद जो होगा वो इंडिया बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और इसकी वजह यह है कि इंडिया में आप देखें वो हर चीज़ जो कंपनीज पहले चाइना में थी, अब वो आहिस्ता आहिस्ता इंडिया में शिफ्ट हो रही है और इंडिया उनको ऐसी फैसिलिटीज़ दे रहा है जिसकी वजह से कंपनी ना चाहते भी वहाँ अपने आप को शिफ्ट कर रही हैं। उसके अलावा इंडिया में लेबर बहुत सस्ती है। मैं ये बात नहीं कहूँगा कि वहाँ आबादी बहुत ज़्यादा, जो हर बात लोग कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, लेकिन वहाँ पे इंडिया में लेबर बहुत ज़्यादा सस्ती है और वो बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो इंडिया इज सच अ ट्रस्टेड पार्टनर फॉर देम कि वो समझते हैं कि वो उसको वाकई ही जो है वो मिडिल ईस्ट में रोल प्ले करना चाहिए। डायस्पोरा भी काफी इन्फ्लुएंशियल हो गई है मिडिल ईस्ट में। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में अगर आप दुबई में जाएंगे तो देखेंगे कि इंडियंस मतलब उनकी इकोनॉमी, सबसे अमीर कम्युनिटी दुबई में इंडियंस की है, बिजनेसेस वाइज और अदरवाइज मैनेजमेंट में भी। तो इंडिया का इन्फ्लुएंस बढ़ते जा रहा है। इंडिया इज रैपिडली अभी 5वीं या 6वीं बड़ी इकोनॉमी है दुनिया की और चंद करीब इट विल बिकम द 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी है। आप उससे परे भी रह नहीं सकते। सो दैट इज व्हाई आई थिंक इंडिया का इन्फ्लुएंस बढ़ते जाएगा। और इंडिया जो है वो सबसे बेस्ट है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि इंडिया जो है वो कर सकता है। इंडिया ने ऑलरेडी पहले भी बहुत उसकी आप देखें कंट्री पाकिस्तान से तो बेटर ही है। तो आपको क्या लगता है कि नहीं है, उन्होंने नहीं दी हैं जो इंडिया ने दी हैं। तो इंडिया ने कौन कौन सी अभी तक आपको लगता है कि फैसिलिटीज़ दी हैं? इंडिया ने जॉब की बहुत दी हैं, बहुत सारी लोगों को जॉब की भी हैं। उसके अलावा इंडिया जो है वो हमारे पाकिस्तान से और काफ़ी बेटर है। मुझे तो ये लगता है कि वो बेटर है। तो आपका एजुकेशन, इकोनॉमी और इन सब चीज़ों के बारे में क्या कहना है, किसकी बेहतर? एजुकेशन देखें, मेरे खुद के बच्चे बिकन हाउस में पढ़ते हैं, मेरी बेटी न्यूलैंड्स में है, लेकिन ये है कि वो मुझे नहीं लगता कि हमारा वहाँ का जो छोटा सा स्कूल भी है वहाँ के बच्चों की एजुकेशन बहुत अच्छी है। और जो हमारे यहाँ पे हम इतनी हाई लेवल पे भी बच्चों को पढ़ाते हैं, इतनी फीसेस देते हैं, इतना पे करते हैं, तो हमारे बच्चे आज तक इंग्लिश नहीं बोल पाए, अभी तक प्रॉपर इंग्लिश उनको नहीं आती है। और इंडिया के बच्चे जो हैं, अब आप छोटे छोटे देख लें इंग्लिश, आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि इंडिया बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा। अब दुबई में भी आप देखें, दुबई में भी चले जाएँ तो वहाँ पर भी इंडिया के इतने लोग हैं। इंडिया आई थिंक आधा इंडिया तो दुबई में ही है। अब इंडिया का जो डायस्पोरा है अब अमेरिका में छा गया है, काफ़ी उसका इन्फ्लुएंस होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। मुझे लगता है कि अनकरीब कैबिनेट में भी आप देखने लगेंगे बड़े बड़े ओहदों पर इंडियन अमेरिकन। तो ये एक्नॉलेजमेंट तो अब वाइड स्प्रेड हो चुकी है, मतलब इट इज गॉन बियॉन्ड द एलीट। मीडिया से हट करके पॉपुलर कल्चर में भी अंडरस्टैंडिंग आ गई है कि इंडिया के साथ बहुत अहम ताल्लुकात है। और अगर कमला हैरिस बन जाती है प्रेसिडेंट 2004 या 2008 में, तो यू कैन सी दिस विल गो फर्दर ऑन। दूसरी चीज़, क्वाड की बात, मिडल ईस्ट का जहाँ तक सवाल है,
इंडिया इज अ बिग मार्केट भाई। आप देख रहे हैं 500-600 मिलियन की मिडिल क्लास हो गई है, इट्स बिलियंस ऑफ डॉलर्स। आप और इंडिया दोनों ने पिछले 3-4 साल में रशिया के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम्स खरीदे हैं। अकॉर्डिंग टू द लॉ, अमेरिका में आजकल एक लॉ पास किया गया है जिसके तहत अगर रशिया से मिलिट्री एड खरीदते हैं आप हथियार, तो आपके ऊपर सैंक्शंस लग सकते हैं, बिकॉज यू आर इन ए वे सपोर्टिंग रशियाज मिलिट्री इंडस्ट्री। तो टर्की पे तो सैंक्शंस लग गए, हालांकि टर्की एक नेटो एलाई है, अमेरिका का इतना पुराना दोस्त है। टर्की में अमेरिका के जो यूरोप में जो अमेरिका के न्यूक्लियर वेपन स्टेशन है वो तुर्की में है, उसके बावजूद तुर्की पे सैंक्शंस लगे। इंडिया ने भी वही हरकत की 2018 में। तुर्की ने $2.5 बिलियन के हथियार खरीदे रशिया से, इंडिया ने $5.5 बिलियन के S-400 खरीदे जो अभी डिलीवर हो गए। इंडिया के ऊपर अभी तक सैंक्शंस वगैरह उस पर नहीं लगे, सो क्लियरली नेशनल सिक्योरिटी वेवर्स आते रहेंगे। दैट इज एन इंडिकेशन ऑफ द ग्रोइंग स्ट्रेंथ ऑफ US नीड फॉर इंडिया। इंडिया की जो जरूरत है अमेरिका को, उसका आप देख सकते हैं ये नतीजा। बिल्कुल ठीक है कि ये द स्ट्रेंथ इज इंक्रीजिंग, जिसकी वजह से मामलात जो हैं वो ऑब्वियसली इंडिया का वो इन्फ्लुएंस बढ़ने की वजह से ऑब्वियसली अब वो US गवर्नमेंट के पास उस तरह की चॉइसेस जो है वो नहीं रही। सर, हम इतना जानते हैं कि उनकी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा अमीर है और बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैशियत के जो उनकी पॉलिसीज़ हैं बहुत अच्छी बना रहे हैं। और जहाँ तक पॉवर्टी अगर मैं कहूँगा ये उनका इंटरनल प्रॉब्लम है, तो वो उनकी गवर्नमेंट जानती है उसने कैसे हैंडल करना नहीं करना। पॉवर्टी आप जानती हैं जैसे पॉवर्टी पाकिस्तान में भी है, इंडिया में पॉवर्टी किस जगह पे नहीं है। इवन का जो अगर मीडिया का दूसरा रुख देख लें, अगर मीडिया का दूसरा रुख देखें तो अमेरिका में भी पॉवर्टी आपको मिल जाएगी। पॉवर्टी हर जगह पे होती है कंपनीज़ को। तो उम्मीद यही है कि आने वाले वक्तों में इंडिया ही सुपर पावर होगा, क्योंकि वो IT में वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुका है। इसके अलावा आप दूसरे शोबे भी देख लें उनके, मेडिकल के हवाले से भी इंडिया बहुत स्ट्रॉन्ग है। हर साल तकरीबन 5 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ मेडिकल टूरिज़्म के सिलसिले में भी आते हैं। और इवन के पहले जब इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर थे तो पाकिस्तान से भी लोग जाया करते थे लीवर ट्रांसप्लांटेशन के लिए। तो उम्मीद यही है कि इंडिया जो है चाइना को कड़ी टक्कर देने वाला है, और हो सकता है कि इंडिया ही फ्यूचर की। ये सिर्फ मीडिया है जो आपको तस्वीर का एक रुख दिखाता है, दूसरा रुख नहीं दिखाता। तो आपको क्या लगता है, आपने जैसे अभी बोला गवर्नमेंट का, तो गवर्नमेंट अभी तक जो इतने साल ईयर्स जो गुजर गए हैं, इंडिया की गवर्नमेंट ने कितने हद तक काम अपना सरंजाम अच्छे से दिया? देखिए, इंडिया के जो थिंक टैंक्स हैं वो बेशक वहाँ पे चेहरे बदलते रहते हैं, लेकिन उनके थिंक टैंक्स वही हैं। तो वहाँ पे अगर प्रोजेक्ट शुरू होता है तो अगली गवर्नमेंट भी उसी प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करती है। तो ये चीज़ उनके लिए शायद यही वजह है कि वो एक तसलसल के साथ जो है वो अपने प्रोजेक्ट उनके चल रहे हैं और वो स्ट्रॉन्ग होते। वहाँ पे इंडिया में जो है बच्चा छोटा सा हो, इंग्लिश में बहुत अच्छी बात करता है हमारे पाकिस्तान की निस्बत, और बहुत ज़्यादा मतलब उनकी ग्रूमिंग बहुत अच्छी हुई होती है। हमारे पाकिस्तान में स्कूल्स और टीचर्स इस तरह से नहीं है। तो मैं कहना चाह रही हूँ कि जब इंग्लिश की तरफ मूव कर रहे थे तो इसको क्यों वापस लेकर आए हैं? मतलब इसको ऑक्सफोर्ड से दोबारा पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की तरफ क्यों मूव किया? तो आपको नहीं लगता इकोनॉमी के लिहाज से कौन बेहतर है? इकोनॉमी के लिहाज से तो इंडिया ही बेहतर है, क्योंकि वो मूव ऑन कर रहे हैं और तेजी से कर रहे हैं। तकरीबन आप कहिए 2005 में जो बहुत ही अहम ईयर है इंडियन फॉरेन पॉलिसी के लिए, जो न्यूक्लियर डील अमेरिका के साथ हुई है। बेसिकली अमेरिका ने इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेजिटिमाइज कर दिया इंटरनेशनली 2005 में। वो पराया स्टेटस खत्म हो गया। तो 2015 से लेकर अब तक अमेरिका इंडिया को बेसिकली नर्चर कर रहा है टू बिकम ए मेजर एलाई इन एशिया, खासतौर से पिवट टू एशिया के बाद से। लेकिन इंडिया इज ट्राइंग टू टेक द एडवांटेज ऑफ इट, बट बेसिकली इंडिया वांट्स टू हैव अ फ्री लंच, it wants to eat but not pay the bill. मुझे नहीं लगता कि अभी तक इंडिया ने पूरी तरह से फैसला कर दिया। बड़ा मुल्क है, बिलियन से ज्यादा लोग हैं, उन्होंने भी अर्थशास्त्र पढ़ी है, वो सोच समझ के काम करते हैं। उन्होंने पिछली कोल्ड वॉर खेली है पूरी की पूरी सोवियत यूनियन के साथ होते हुए और अमेरिका से दोस्ती रखते हुए। चीन और इंडिया का मामला मुख्तलिफ है। अमेरिका के साथ ट्रेड नहीं है उनकी इतनी बड़ी, तो डिपेंडेंट है एक दूसरे पे।
$1.83 बिलियन की तजारत थी इंडिया और चीन की आज से 20 साल पहले, 21 साल पहले। अब हो गई $100 बिलियन की। तो कहीं ऐसा ना हो कि हम ना इधर के रहे ना उधर के रहे, मामला हो जाए कि ऐसा ना हो कि हम ना घर के ना घाट। पाकिस्तान अपनी हालत बेहतर करने के लिए सरहदी मामलात को हटाकर बाला होकर इन मामलात से अपनी मैशत के ऊपर भी तवज्जो देनी चाहिए। वो तो टेररिज्म रुके तो तब है ना। आप बनाते क्या, आप बेचेंगे क्या उनको? नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि बहुत बड़ा कंट्री है इंडिया, कभी भी हड़बड़ी में कोई डिसीजंस नहीं लेता। जैसे पिछले दिनों भी हमने देखा कि रशिया और यूक्रेन की वॉर, इस समय भी जो हमने जो अभी देख रहे हैं कि गाज़ा और या फिर आप कह सकते हो कि हमास और इजराइल की वॉर, उसमें कभी इंडिया ने किसी भी टाइप का कोई स्टेटमेंट ऐसा नहीं दिया जिससे ये लगे कि इंडिया किसी के पाले में पड़ा है या फिर किसी के ग्रुप में है। इंडिया ने अपनी जो पोजीशन है वो न्यूट्रल ही रखी है और इसी न्यूट्रल पोजीशन के साथ हम जो है वो हर चीज़ को डील करते हैं। और दूसरी बात यह है कि इंडिया हमेशा एक अपॉर्चुनिटी की तलाश में रहता है कि अगर उनको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, जैसे यहाँ पर बात हो रही है ना कि उन्होंने भी अर्थशास्त्र पढ़ी, मतलब इकोनॉमिक्स। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर इंडिया हमेशा अपनी आंखें खोल के रखता है कि भाई बिजनेस की अपॉर्चुनिटी कहीं पर भी मिलती हो, वो तो इंडिया को इतना परसुकेट किया गया। अदरवाइज मान लीजिए कि ये जो मुगल और ब्रिटिश era नहीं आता इंडिया के अंदर, तो आज जो, मैं सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा, दुनिया भर के जो बिजनेसमैन है ना उसमें इंडियंस छाए पड़े होते। ये सारे अमेरिकन सिटीजन, यूके, फ्रांस, ये सारी जगह पर काम करने वाले वहाँ के लोग होते, लेकिन बिजनेस जो करते हैं ना, ऑनर जो होते, वो इंडियंस ही होते। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। क्या और चीन ने इस रीजन में, इस जंग में अपने लिए अपने चौधरियों का सिलेक्शन कर दिया है कि इंडिया उसने अपना चौधरी बना दिया है। सच्ची बात मेरे ख्याल में मुझे नहीं लगता कि अभी तक भारत ने, इंडिया ने पूरी तरह से फैसला कर दिया। भारत भी जो है वो अकमटक्का करता है रूस के साथ। और ये एक बड़ा मुल्क है, बिलियन से ज्यादा लोग हैं, उन्होंने भी अर्थशास्त्र पढ़ी है, वो सोच समझ के काम करते हैं। उन्होंने पिछली कोल्ड वॉर खेली है पूरी की पूरी सोवियत यूनियन के साथ होते हुए और अमेरिका से दोस्ती रखते हुए। ऐसा नहीं है कि एक टीम जो है वो, इंडिया को अपनी हालत बेहतर करने के लिए सरहदी मामलात को हटाकर बाला होकर इन मामलात से अपनी मैशत के ऊपर भी तवज्जो देनी चाहिए। वो तो टेररिज्म रुके तो तब है ना। देखिए, चीन और इंडिया का मामला मुख्तलिफ है। अमेरिका के साथ ट्रेड नहीं है उनकी इतनी बड़ी, तो डिपेंडेंट है एक दूसरे पे। $1.83 बिलियन की तजारत थी इंडिया और चीन की आज से 20 साल पहले, 21 साल पहले। अब हो गई $100 बिलियन की। अमेरिका यकीनन चाहता है कि भारत जो है वो पूरी तरह उनकी साइड पे आ जाए, क्योंकि उनकी लॉजिक बड़ी सीधी है। उनकी लॉजिक ये नहीं है कि उनकी भारत की लॉजिक में पाकिस्तान का हिस्सा बहुत कम है। भारत की लॉजिक ये है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त, राइट? कि चाइना और भारत की वैसे ही एक राइवलरी है, तो ये हमारी साइड पे। दूसरी उनकी लॉजिक ये है कि हमारी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायस्पोरा जो अमेरिका की है वो भारत। तीसरी उनकी लॉजिक ये है कि बिलियन बंदे की वो एक मार्केट है। तो इट इज टोटली लॉजिकल कि अमेरिका जो है वो भारत की तरफ एक टिल्ट होगा, लेकिन इट इज नॉट टोटली लॉजिकल कि भारत कहेगा अच्छा यार अब मैं चीन से भी पूरी कुट्टी करूंगा और तुम्हारे लिए रूस से भी कुट्टी करूंगा, तुम्हारी साइड पे आ जाऊंगा। लेकिन इस तजब्जुब की वजह से एक सोच पाकिस्तान के अंदर ये भी है कि देखें, अमेरिका ने तो हमारे साथ कुट्टी कर ली या कोई दिलचस्पी नहीं ले रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम उसका इंतज़ार करें, उसका कहा माने, ट्रम्प के साथ अपनी मुलाकातों का जश्न मनाएं, तो उसकी वजह से चीन और रूस भी उस सूरत के साथ हमारे करीब नहीं आ सकते। तो कहीं ऐसा ना हो कि हम ना इधर के रहे ना उधर के रहे, मामला हो जाए। उस दिन मैं किसी और शो में था तो किसी तरह इसी किस्म की एक बात एक और गेस्ट ने की कि ऐसा ना हो कि हम ना घर के ना घाट। दूसरी बात यह कि आप बनाते क्या हैं, आप चीन को क्या देंगे? चीन ने तो आप पे बहुत सी पाबंदियां खत्म कर रखी हैं, बहुत नरमी की है, बांग्लादेश के साथ भी की है। आप बेचेंगे क्या उनको? आप चीन के लिए, चीन के 1.5 अरब आदमी लिबास पहनते हैं, वहाँ जाएं। मतलब मैंने एक इस्लामाबाद के इंडस्ट्रियलिस्ट ने मुझे बताया, वन ऑफ द टॉप इंडस्ट्रीज, कि एक सिख आया, उसने कहा जितना कपड़ा आप बना सकते हैं बना लें, जितना भेज सकते हैं भेज दें। इंडिया तो इजाजत नहीं देता, रुकावट होंगे उतना आप पे प्रेशर होगा।
अगर आप ताकतवर होते तो दोनों आपको जो है गाजरे दिखा रहे होते, क्योंकि हम ताकतवर नहीं है, दोनों चीन और अमेरिका आपको सोटियां दिखा रहे हैं। लेकिन इस वक्त एक तरफ अफगानिस्तान हमारी लाइबिलिटी हो गई है, उसमें अगर अमेरिका ताउन नहीं करता, हमारी अपनी इक्तिसादी हालत यहाँ तक आ गई है, IMF ये सारी चीज़ें अमेरिका के कंट्रोल में हैं, तो अगर वो भी हमें स्क्वीज़ कर लेता है और इस दौरान हमने चीन के साथ मुकम्मल अपनी दोस्ती को भी पक्की ना कर दिया हो कि उधर से कोई रिलीफ मिले, तो पाकिस्तान ख़राब नहीं हो जाएगा? ख़राब तो होगा जी, ये तो हमारी कमज़ोरी का, इसलिए नहीं होगा कि चीन या अमेरिका करेगा ख़राब, इसलिए होगा कि हमारी अपनी जो इक्तिसादी कमज़ोरी है। देखें, मुल्क जो होते हैं उनकी ताकत इसलिए नहीं होती कि दोस्त कौन है, वो इसलिए होती है कि उनके अंदर क्या है। लेकिन आपने जो बात की बिल्कुल दुरुस्त है, या FATF देख लें या आप IMF देख लें, चलें अफगानिस्तान को छोड़ते हैं, वो ज़्यादा सियासी है, या आपने इक्तिसादी पे रहना है तो चीन की तरफ से CPEC देख लें। इस वक्त जो है, क्योंकि हम कमज़ोर हैं और क्योंकि हमारी हिस्ट्री ये है कि हम जो है एलाई हो जाते हैं बड़ी जल्दी, तो दोनों आप पे प्रेशर टैक्टिक ज़्यादा डाल रहे हैं। आपको तोहफे लेके कोई भी नहीं आ रहा। नहीं, तोहफे तो नहीं दे रहे, लेकिन एक तरफ देख के हम मिन्नत तरला कर रहे हैं, अमरीकी एंगेजमेंट के लिए तैयार नहीं है। मईशत तबाह हो चुकी है विद दिस लीडरशिप। आपका ख्याल है ये एस्टेब्लिशमेंट विदाउट मनी ये चल सकती है? इनकी वेपन्स, इनकी फ्यूल, आपका क्या ख्याल है ये इंडिया के साथ ये LOC के ऊपर क्यों जाके ये सेटलमेंट हुई है कि चलो जी कांट अफोर्ड इट। इंडिया तो फिर और देर थोड़ी देर खींच लेता। वी कांट अफोर्ड दिस सॉर्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। होता है कि जनाब इंडिया के अंदर इंडिया मीडिया शोर डाल देता है कि लो जी पाकिस्तान तो क्लाइम डाउन कर गया, पाकिस्तान का तो एक मौकफ था वो छोड़ दिया और वो क्लाइम डाउन कर गया। वो इतना मासूम है, इतना बेजरर है, उसका अपना कोई अकल नहीं है, उसके कनपटी पे बंदूक रखी हुई है, ये क्या बात हो रही है? मुर्तजा नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि मान लीजिए कि अगर इंडिया और पाकिस्तान की वॉर होती है तो इंडिया तो पता नहीं कितने दिनों तक ये वॉर जो है वो झेल लेगा, क्योंकि 600-700 बिलियन डॉलर उसके पास पड़े हैं और पाकिस्तान के पास 3-4 बिलियन से ज़्यादा कुछ नहीं है, और वो भी दूसरे के दिए हुए हैं जो आपको क्रेडिट दिखानी है, इसलिए आपको रखने पड़ते हैं। वैसी सिचुएशन में मान लीजिए कि अगर लड़ाई हो जाती है तो क्या आपके पास इतना पैसा है कि आप अपने लश्कर से लेकर तोप और जो गोला बारूद चाहिए सारी चीज़ों के लिए आप पैसा पे कर पाओगे? क्या आपके पास इतना पैसा है कि आप ऑयल जो ज़रूरत पड़ेगी इसमें, क्या आपको लगता है कि एक दो दिन से 2 दिन तो ज़्यादा कहता हूँ कि 1 दिन से ज़्यादा आप टिक पाओगे इंडिया के सामने? क्या आपके पास कोई ऑप्शन बचेगा? अगर नहीं बचता है आपके पास तो फिर सीधी बात है कि ये जो जिहाद वाली सिचुएशन है उसको छोड़ो, इंडिया के साथ ट्रेड शुरू करो, बिजनेस शुरू करो, और तब जाकर जो है वो पाकिस्तान के अंदर बेरोज़गारी, महंगाई थोड़ी कम होगी। डॉलर के सामने पाकिस्तानी रुपया जो रोज़ पिट रहा है ना वो स्टेबल होगा। उसके बाद जो पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस जो बढ़ रही है ना वो स्टेबल होगी। इन शॉर्ट पाकिस्तानी जनता को अलग अलग एंगल से, बहुत ही ज़्यादा एंगल से बेनिफिट्स होना शुरू होंगे, लेकिन पता नहीं ये समझ में हमें आ रहा है, उनको क्यों नहीं आ रहा। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करता है कि बड़े मुश्किल हालात आ गए सिर्फ कहने के साथ कि हम जो है आप जियो इकोनॉमिक्स की तरफ जा रहे हैं। आप किसी सूरत में आपका जो जियो इकोनॉमिक्स मॉडल जो आप बनाना चाह रहे हैं वो नहीं चलेगा। उसकी वजह कि आपकी जियो स्ट्रैटेजी जो है वो अभी तक भी वही पुरानी है, उसमें तब्दीली नहीं आई और ना ही उसमें तब्दीली आने का इम्कान है, बिकॉज आप में इतनी कुव्वत ही नहीं है कि 70 साल से आपने एक चीज चलाई है, आपको समझ नहीं आ रही कि किस तरीके से उसको खत्म करना है। वो जो जियो स्ट्रैटेजी है, अगर आप उसमें कोई तब्दीली लाना चाह रहे हैं तो वो सवाए एक पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर के जो कड़वा घूट करके आपके साथ इत्तेफाक करे और आपका रुख जो है जो आप खुद चेंज करना चाहते हैं और आपको समझ नहीं आ रही है, ना ही आप वो क्रिटिसिज्म बर्दाश्त कर रहे हैं, वो करे। वो इमरान खान नहीं है जी, नवाज शरीफ है। मईशत तबाह हो चुकी है विद दिस लीडरशिप। आपका ख्याल है ये एस्टेब्लिशमेंट विदाउट मनी ये चल सकती है? इनकी वेपन्स, इनकी फ्यूल, आपका क्या ख्याल है ये इंडिया के साथ ये LOC के ऊपर क्यों जाके ये सेटलमेंट हुई है कि चलो जी कांट अफोर्ड इट। इंडिया तो फिर और देर थोड़ी देर खींच लेता। वी कांट अफोर्ड दिस सॉर्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, और इसीलिए जियो इकोनॉमिक्स की बातें शुरू हो गई। दिस हैज बीन अ टोटल फेलियर। एक कैप्टन होता है, वो एक टीम बनाता है, टीम को वो लीड करता है। यहां तो ऐसी सूरत हाल है ही नहीं, ना कैप्टन ने टीम सेलेक्ट की है, कैप्टन खुद जो है वो मेरिट पे नहीं आया, तो वो कैप्टन ने कौन सी टीम बनानी है?
और वो टीम कैसे काम करेगी? वो टीम तो कभी इधर देख रही है, वो उधर देख रही है, कोई इधर देख रहा है, कोई उधर देख रहा है, और हर एक बंदा जो आता है जिस तरीके से निकाला जाता है, वो जैसे आता है वैसे ही चला जाता है, पता ही नहीं चला एक दिन आ गया दूसरे दिन छुट्टी हो गई। तो ये सूरत हाल है। तो ये टीम तो है नहीं यहाँ, और टीम के बगैर पाकिस्तान चल नहीं सकता। हमें एक दिन कहा जाता है कि जी कॉमर्स मिनिस्ट्री जिसके इंचार्ज खुद प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने एक समरी मूव की है, जिसमें उस समरी के अंदर उन्होंने ये कहा है कि इंडिया के साथ ये कॉटन इंपोर्ट जो है उसको इजाजत दी जाए। कॉटन और शुगर, चीनी और कपास, शुगर और जो इजाजत दी जाए। क्यों? क्योंकि इसमें अवाम की बेहतरी है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये होता है कि जनाब इंडिया के अंदर इंडिया मीडिया शोर डाल देता है कि लो जी पाकिस्तान तो क्लाइम डाउन कर गया, पाकिस्तान का तो एक मौकफ था वो छोड़ दिया और वो क्लाइम डाउन कर गया, लो जी लो बिस्त होगी पाकिस्तान। यहाँ का मीडिया लोग शोर डाल देते हैं, एक ही था, आप तो कह रहे थे कि सवाल ही पैदा नहीं होता तजारत का। अब तो यहाँ आपने तो एक तरफ तो आर्मी चीफ ने ये बयान दे दिया है कि जी अब जियो इकोनॉमिक्स होगी और जियो स्ट्रेटजी बाद की बात है, और हम अपना घर भी ठीक करने लगे हैं। पता नहीं इसका मतलब क्या है, मगर वो चले हम ठीक करने लगे, और दुश्मनियां रीजन के अंदर नहीं होनी चाहिए। इसका ये मतलब है कि हिंदुस्तान के साथ भी दुश्मनी कम की जाए फौरी तौर पे। यहाँ तो ये स्पेकुलेशन शुरू हो गया, हाई कमिश्नर्स भी वापस आ रहे हैं, तजारत ही खुल रही है जी, पूरा ट्रेड ही खुलने शुरू हो गया है। अच्छा जी, ओहो पीछे बैक चैनल भी चल रही है, ओ जी फलाने ने ये कहा, फलाने ने ये कहा, इसका मतलब है कि वो सऊदी अरेबिया का भी रोल है, यूएई का भी रोल है, अमेरिका का भी रोल है, लो जी कुछ होने जा रहा है। तो ये सारा एक माहौल बन गया ना। उस माहौल के अंदर ऐसे लगा कि आपने अपना एक असूली जो बयान था वो छोड़ दिया, और आप रातों रात आपने और नेशनल सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट ने, गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ी यू टर्न ले ली। अब ये सारा मसला बन गया इनके लिए। अब ये भागे हैं वहां से, और नहीं जी नहीं, हम तो कश्मीर के बगैर ये बात नहीं होने देंगे, हम तो जब तक वो आर्टिकल 370 वापस नहीं लेंगे हम तो आगे बात नहीं बढ़ेगी। अब ये आके फंस गए। अच्छा, अब जिन लोगों ने इनकी जो बातचीत शुरू कराई थी उनका तो बहुत वसी किस्म के मकसद थे ना, कि ये बात फिर से आहिस्ता आहिस्ता ये डेवलपर्स हों कुछ, ताकि बात आगे बढ़े, क्योंकि अमेरिका का भी इंटरेस्ट है, सबका ही इंटरेस्ट है कि यहाँ आप कोई लड़ाई झगड़े ना हो, क्योंकि यहाँ अब अफगानिस्तान के अंदर कुछ रद्द-बदल होनी है, वहां कुछ पाकिस्तान की जरूरत है, यहाँ परेशानियां ना हो। तो वो तो अब सारा एजेंडा जो है खतरे में आ गया, बिकॉज ये अब चीज आगे नहीं जाएगी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो जियो इकोनॉमिक्स वाला जो फलसफा आर्मी चीफ ने जो बयान किया है, ये भी अब खतरे में आ गया है, बिकॉज जो थोड़ी बहुत पेशकदमी होनी थी हिंदुस्तान के साथ वो रुक गई है। वजीर बुरे हैं, एस्टेब्लिशमेंट ने इसको इस रास्ते पे लगा दिया है, वो इतना मासूम है, इतना बेजरर है, उसका अपना कोई अकल नहीं है, उसके कनपटी पे बंदूक रखी हुई है, ये क्या बात हो रही है? मुर्तजा, इमरान खान में अकल नहीं है, तो मैंने टू गिव यू एन आंसर। इज अ क्रिकेटर, बड़ी सिंपल सी व्यूज है अबाउट लाइफ, हर रोज आप सुनते हैं उनकी बातें, कभी कुकड़ बन रहे होते हैं और कभी अंडे हो रहे होते हैं और कभी बनागा बन रहे होते हैं और कभी, मतलब है कि ही इज बेचारा, मतलब है कि मैं क्या कहूँ उसके बारे में। अभी भी जब आप जियो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं या जियो स्ट्रेटजी की बात करते हैं, वो वॉशिंगटन ओरिएंटेड है। ऊपर से तो आप कहते हैं कि जी हम तो बड़े अब चाइनीज कैंप में हैं, मगर प्राइवेटली आप अमेरिकनों को कहते हैं नहीं हम नहीं है चाइनीज कैंप में, हम तो आपके कैंप में रहना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का एहसास है कि एक वेस्टर्न कैंप है जिसके अंदर वर्ल्ड बैंक, IMF, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, डॉलर, पैरिटी, रेट्स, ये पूरा एक सिस्टम है ना कैपिटलिज्म। एक तरफ वो है, और बेचारा दूसरी तरफ एक चाइना है जो कि आपको चले 1-2 बिलियन डॉलर दे देता है कि आप अपने बैंक में रख लें, मगर अभी वो उस लेवल पे नहीं आया कि इट कैन कम्पीट विद अ डिफरेंट फाइनेंशियल सिस्टम एंड गिव यू द सॉर्ट ऑफ थिंग्स दैट यू वांट। वो तो नहीं है। आपकी सारी एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स सारी वेस्ट को जा रही है, चाइना को क्या जा रहा है? कुछ भी नहीं। और इसीलिए जब FATF आपके ऊपर घुमाया जाता है तो आपकी टांगे खड़कनी शुरू हो जाती है। इसी तरीके के साथ जब आपके ऊपर सैंक्शंस लगते हैं, न्यूक्लियर ओरिएंटेड या कोई और, तो आपको समझ नहीं आती अब कहाँ जाएंगे, आप भाग जाते हैं वहां जाके सॉरी करना शुरू कर दी। और चाइना जो है, कभी वो उनका वजीर सफीर जो है वो जरदारी साहब को मिलने चला जाता है, कभी वो एहसन इकबाल को मिलने चला जाता है, कि भाई हो क्या रहा है यहाँ। तो बात ये है कि आप ना इधर के रहे ना उधर के रहे, और ये कंफ्यूजन जो है ये आपकी एस्टेब्लिशमेंट के अंदर है, बिकॉज ये उनका जॉब ही नहीं था टू बिगिन विद।
वो तो एक जमाने से एक ही जॉब कर रहे थे। वो ये था, एक उन्होंने डॉक्ट्रिन बनाई हुई नेशनल सिक्योरिटी की, जिसके अंदर इंडिया पिवटल है, और उसके साथ उन्होंने एक डॉक्ट्रिन बनाई हुई थी, वो ये थी कि हमने प्रो अमेरिका रहना है और वहीं से पैसे आने हैं। क्योंकि देखिए ना, 3 साल जब मिलिट्री गवर्नमेंट्स रही तो वहीं से पैसे आए।